जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। तो आज यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5 होने वाला है। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि यहाँ पर टोटल 15 प्रैक्टिस सेट मैं हिंदी के कराने वाला हूँ, तो उसी का यह आज प्रैक्टिस सेट 5 है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपसे उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होता है। तो पढ़ना, सुनना, लिखना या बोलना, या फिर बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, या फिर सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो भाषा सीखने का स्वाभाविक और जो मनोवैज्ञानिक क्रम है वो सबसे पहले सुनना होता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना और बाद में लिखना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है। यहाँ पर जब भाषा सीखता है तो यहाँ पर सबसे पहले वो सुनता है, उसके बाद वो बोलता है, बाद में पढ़ता है और फिर लिखता है। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर भाषा शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो पहला है प्रेरणा का सिद्धांत, सेकंड है क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, थर्ड है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, या फिर यहाँ पर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत हैं वो सारे हैं। ए भी है, प्रेरणा का सिद्धांत भी भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको डी ऑप्शन करेक्ट कर देना, उपर्युक्त सभी यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा दक्षता, जिसको हम कौशल कहते हैं, जो भाषा कौशल होता है उसका विकास किया जा सकता है। तो उसका विकास कैसे किया जा सकता है। ए ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान करा करके, शब्द रचना का ज्ञान करा करके, या फिर यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भाषा कौशल है उसका अगर आपको विकास करना है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, शुद्ध उच्चारण के माध्यम से भी भाषा का कौशल यहाँ पर उसका विकास किया जा सकता है, लिपि और वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर, इसलिए क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं, क्या होते हैं। 5 रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं, या फिर यहाँ पर 7 रूप होते हैं। तो यहाँ पर रचना शिक्षण के जो मुख्य रूप होते हैं वो 2 रूप होते हैं। इसलिए आपको याद रखना है, जब भी आपको सीटेट में रचना शिक्षण के रूप पूछे तो वहाँ पर आपको 2 वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी दृश्य उपकरण से पारदर्शी या फिर ट्रांसपेरेंसी जिसको बोलते हैं का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ओवरहेड प्रक्षेपक या फिर प्रोजेक्टर में, स्लाइड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में, अपारदर्शी प्रक्षेपक या एपिडास्कोप में, या फिर फिल्म ट्रिप में यहाँ पर होता है। तो आपको याद रखना है जो ओवरहेड प्रक्षेपक होता है जिसको हम प्रोजेक्टर कहते हैं, इसमें होता है। इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा था कि दृश्य उपकरण। तो दृश्य उपकरण क्या हो जाता है, प्रोजेक्टर से ही तो दृश्य उपकरण हमें दिखाई पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मौन पठन के विषय में धारणा है। मौन यहाँ पर पठन के विषय में क्या धारणा है। पहला है इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, सेकंड है एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, सी है यहाँ पर पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से यहाँ पर निकलती है, या फिर इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास जो होता है वो यहाँ पर मौन पठन हो जाता है। इसलिए बी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं 15 हिंदी के, 15 ईवीएस के और 15 यहाँ पर सीडीपी के, टोटल यहाँ पर 45 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर चैनल से जुड़ जाएंगे तो अगर ये सारे आप प्रैक्टिस सेट देख करके जाएंगे एग्जाम में तो इन्हीं से क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे एग्जाम में कि इन्हीं प्रैक्टिस सेट से आपको मिल जाएंगे, और वहाँ आप आसानी से 120 प्लस मार्क्स वहाँ पर अचीव कर पाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि लिखित अभिव्यक्ति का साधन क्या नहीं है। पत्र लेखन नहीं है, निबंध लेखन नहीं है, वाद विवाद नहीं, या फिर नाट्य लेखन यहाँ पर नहीं है। तो वाद विवाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखित अभिव्यक्ति नहीं, ये कैसी अभिव्यक्ति है, तो मौखिक अभिव्यक्ति है। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है।
अब 8 नंबर क्वेश्चन है कि बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? अगर आपको बालकों को लिखना सिखाना तो उससे पहले क्या आवश्यक आपको कराना होगा? अक्षर सिखाना होगा बच्चों को, 12 खड़ी सिखाना होगा, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न कराना होगा, या फिर उनको क्रियाशील यहाँ पर बनाना होगा। तो लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न कराना होगा, तभी तो बच्चे वहाँ पर लिख पाएंगे, क्योंकि जब तक बच्चों में जिज्ञासा ही नहीं उत्पन्न होगी तो वो कैसे लिख पाएंगे। तो यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सीटेट एग्ज़ाम होगा वहाँ पर 90 क्वेश्चन यहाँ पर पेडागोजी के आएंगे, और ये पेडागोजी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको रट के नहीं जाना है। आपको क्या है कि उसके जो है संबंध में आपको वहाँ पर सोचना, थिंकिंग जो है वो क्रिएट कर लेनी है। तो थिंकिंग तभी क्रिएट होगी जब आप क्या कर पाएंगे वहाँ पर, जब आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे, तभी आपको क्या होगा, वहाँ पर सोच विकसित हो पाएगी और आपको ये समझ आएगा कि हमें किस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पर मिलेंगे और कैसे ऑप्शन होंगे वहाँ पर। अगर नहीं है तो निगेटिव ऑप्शन होगा, कुछ टैग वर्ड भी होंगे। तो परीक्षा से पहले मैं वो भी वीडियो लेकर के आऊँगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कि प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो प्रिंट मीडिया में क्या सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक या फिर विद्यालय पत्रिकाएं। यहाँ पर तो आपको याद रखना, जो पाठ्य पुस्तक होता है वहाँ पर प्रिंट मीडिया में यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया जाता, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि साइट क्या है? SITE मतलब क्या है? टीवी चैनल है, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है, ए और बी दोनों है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं यहाँ पर हो जाएगा। तो उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन होता है, उसी को क्या कहते हैं? साइट कहते हैं, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? रटाई से मुक्ति है, पाठ्यक्रम व्याप्ति है, निष्पक्ष मूल्यांकन है, या फिर विद्यार्थियों का हित यहाँ पर हो जाएगा। तो निष्पक्ष मूल्यांकन होता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर जो करेक्ट होगा उसमें पूरा नंबर आपको मिलेगा, और जो रॉन्ग हो जाएगा उसमें क्या होगा? 0 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निष्पक्ष मूल्यांकन होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार यहाँ पर नहीं है? तो आपको ये बताना है कि संरचना के आधार पर जो वाक्य आप बनाते हैं उनका वर्गीकरण करते हैं, तो इसमें से कौन सा इनमें प्रकार नहीं है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, या फिर संयुक्त वाक्य यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर सरल वाक्य होता है तो इसलिए नहीं होगा, क्योंकि नहीं पूछा था। मिश्र वाक्य भी होता तो ये भी गलत, संयुक्त वाक्य भी होता ये भी। तो आज्ञार्थक जो वाक्य होता है ये यहाँ पर संरचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण नहीं, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की हिंदी भाषा शिक्षण की विधि क्या है? अनुकरण विधि है, आगमन निगमन विधि है, भाषा प्रयोगशाला है, या फिर उपयुक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। तो हिंदी भाषा शिक्षण की विधि क्या है? अनुकरण विधि है, और आगमन विधि भी है, और यहाँ पर भाषा प्रयोगशाला भी। तो उपयुक्त सभी आपको क्या करना है? टिक कर देना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं वहाँ पर? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न हो सकते हैं, निबंधात्मक प्रश्न हो सकते हैं, या फिर लघु उत्तरात्मक यहाँ पर प्रश्न हो सकते हैं। तो निबंधात्मक प्रश्न हो सकते हैं, क्योंकि जब विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति आपको करानी है, जैसे अगर आपने बच्चों को किसी पे जैसे जल बचाओ पे आपने निबंध दे दिया, तो वहाँ पर उनके अभिव्यक्ति मतलब विचार उनके कैसे हैं जल बचाओ के बारे में, वो अगर निबंध लिखेंगे तो वहाँ पर उनकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से सी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। अब 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया? तो मॉरिसन ने किया है, हर्बर्ट ने किया है, ब्लूम ने किया है, या फिर क्रेथवाल ने यहाँ पर किया है। तो ब्लूम ने यहाँ पर क्या किया है? त्रिमुखी प्रक्रिया बताकर त्रिकोण के रूप में यहाँ पर बताया है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चन पेडागोजी के थे, यहाँ पर हिंदी पेडागोजी के थे। आप देख लेते हैं यहाँ पर गद्यांश के कुछ क्वेश्चन हैं, 9 क्वेश्चन गद्यांश के आपको मिलेंगे, और यहाँ पर 6 क्वेश्चन पद्यांश के मिलेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पर देख लेते हैं गद्यांश क्या है। इसी तरीके से आपको सीटेट में भी मिलेगा, वहाँ पर आपको पढ़ना है, उसके बाद में इसके क्वेश्चंस करने होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं गद्यांश क्या है कि मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती और प्रभावशाली होती है कि यहाँ पर कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा सबकी सब तुच्छ प्रतीत होती हैं।
अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचार की मौन भाषा ईश्वरीय है। विचार करके देखो मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय में नाड़ी में सुंदरता पिरो देता है। वह व्याख्यान ही क्या जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को ही ना बदल दिया। चंद्रमा की मंद हंसी का, तारागढ़ के कटाक्षपूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्या का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुस कर देखो। सूर्यास्त के पश्चात श्री केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने सारी रात एक क्षण की तरह गुजार दी। यह यहाँ पर तो कल की बात है। कमल और नरगिस के नयन देखने वाले नेत्रों से पूछो और मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है। तो ये यहाँ पर गद्यांश से अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कि सब भाषाएं किसके समक्ष तुच्छ प्रतीत होती हैं, मौन भाषा के, बकवास के, प्रलाप के या फिर इन सभी के। तो यहाँ पर मौन भाषा के बारे में गद्यांश में बताया गया, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन है कि मौन की भाषा क्या है, सुंदर है, कर्णप्रिय है, ईश्वरीय है या फिर मार्मिक है। यहाँ पर तो ईश्वरीय है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन है कि उसे व्याख्यान नहीं कह सकते जो मन को दुख पहुंचाए, लक्ष्य निर्धारित ना कर सके, दूसरों का अपमान करे या फिर समय पर काम ना आए। यहाँ पर तो लक्ष्य निर्धारित ना कर सके उसे हम व्याख्यान नहीं कहेंगे, यही गद्यांश में कहा गया, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा की मंद हंसी के विशेषण है। तो चंद्रमा की मंद हंसी का यहाँ पर क्या विशेषण है, चंद्रमा है, यहाँ पर मंद है, हंसी है या फिर की है। यहाँ पर तो मंद हो जाएगा क्योंकि हंसी का विशेषण क्या हो जाएगा, यहाँ पर मंद, धीरे धीरे वो हंसी है। तो यहाँ पर हंसी की विशेषता है कि वो धीरे धीरे हंस रही है चंद्रमा यहाँ पर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्यास्त शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर हो जाएगा, सूर्य धन अस्त, सूर्य धन अस्त, सूर्याह धन अस्त या फिर सुधन अस्त। तो यहाँ पर सूर्य धन अस्त हो जाएगा, इसलिए आपको बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट कर देना है। अब देख लेते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन है कमल और नरगिस में समास है, यहाँ पर तत्पुरुष है समास, अव्ययी भाव समास है, द्विग समास है या फिर द्वंद्व यहाँ पर समास है। तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा क्योंकि कमल और नरगिस और की बात आई है यहाँ पर। जैसे आ जाए माता पिता, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका द्वंद्व समास होगा। भाई बहन आ जाए, वहाँ पर भी आपको क्या करना है, द्वंद्व समास ही बताना है। तो इस तरीके से द्वंद्व समास हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन कि व्याख्यान में उपसर्ग है, वी है, व्या है, वाह है या फिर वी है। तो यहाँ पर हो जाएगा वी, यहाँ पर हो जाएगा व्याख्यान में उपसर्ग क्या लगा है, वी धन आख्यान बराबर क्या हो जाता है, व्याख्यान हो जाता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, उपसर्ग जो है वी हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सारी रात को पल भर में गुजारने वाले थे। तो कौन गुजारने वाले थे, कालिदास और मेघदूत, फिर यहाँ पर केशव चंद्र देवेंद्रनाथ, कृष्णचंद्र भारतेंदु या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर तो केशव चंद्र और देवेंद्रनाथ के बारे में यहाँ पर गद्यांश में कहा गया, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन है कि मौन व्याख्यान की प्रभुता क्या है, भव्य होती है, रम्य होती है, दिव्य होती है या फिर काव्य यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर दिव्य होती है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 9 क्वेश्चन गद्यांश के थे। अब यहाँ पर 6 क्वेश्चन जो है पद्यांश के हैं नीचे। तो यहाँ पर पहले हम पद्यांश पढ़ लेते हैं, कविता को पढ़ते हैं। क्या कविता है कि चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक, देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी करतन, कतरन छुपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिनगी अक्षय, वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिल मिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। तो ये यहाँ पर कविता है। देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन है चींटी है, क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, श्रमजीवी है, अच्छी नागरिक है या फिर यह सभी है। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यह सभी है क्योंकि यहाँ पर कविता में कहा गया कि चींटी जो है एक सामाजिक प्राणी है, ये श्रमजीवी है, अच्छी नागरिक है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब 26 नंबर क्वेश्चन है कि कवि ने चींटी को सामाजिक यहाँ पर क्यों कहा है। तो ए ऑप्शन है कि चींटी भी हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है। चींटी सदा एक समाज बनाकर रहती है, वह कभी अकेले ना तो निकलती है ना कोई काम करती है। सी ऑप्शन है कि चींटी दूसरे कीड़े मकोड़ों के साथ रहती है या फिर उपयुक्त में से यहाँ पर कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा कि चींटी सदा एक समाज बनाकर रहती है, वह कभी अकेले ना तो निकलती है
ना कोई काम करती है, इसलिए यही ऑप्शन सबसे बड़ा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको सीटेट एग्जाम में जब भी आप देंगे एग्जाम, तो अगर आपको वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी ना पता हो तो एक ट्रिक लगा सकते हैं कि जो भी ऑप्शन सबसे बड़ा हो वही ऑप्शन आपको टिक कर देना है। 90% ये चांस होते हैं कि वहाँ पर वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो ये ट्रिक थी, आपको अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा तभी आपको ये ट्रिक अपनानी है। देख लेते हैं अब 27 नंबर क्वेश्चन कि भूरे बालों की सी कतरन पंक्ति में यहाँ पर अलंकार है, अनुप्रास है, यमक है, उपमा है या फिर यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर भूरे बालों की क्या है, कतरन सी पंक्ति की बात की गई है, यहाँ पर उपमा की गई भूरे बालों की कतरन से, तो यहाँ पर उपमा है तो इसलिए उपमा अलंकार हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि चींटी के किस गुण को लोगों को अपनाना चाहिए, चींटी की तरह अन्न एकत्रित करने को, चींटी की तरह समाज बनाकर एक साथ कार्य करने को, अथक परिश्रम करने को या फिर उपयुक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर चींटी अथक परिश्रम करने के लिए कहा जा गया है यहाँ पर कविता में, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन है कि कवि चींटी को मानता है, क्या मानता है, एक तुच्छ प्राणी मानता है, जीवन की अच्छे चिंगी मानता है, एक कमजोर यहाँ पर क्रिया मानता है या फिर उपयुक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जीवन की अच्छे चिंगी मानता है यहाँ पर कवि, इसलिए बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके से मैं 15 प्रैक्टिस सेट और लेकर के आ रहा हूँ। ये 5 हो गए, अभी 10 और आपके बचे हुए प्रैक्टिस सेट हैं, उनको भी यहाँ पर डेली मैं सुबह जो है मॉर्निंग में 10 बजे ये प्रैक्टिस सेट लाइव हो जाता है, तो आप जरूर जुड़िएगा। यहाँ पर श्रमजीवी शब्द का विलोम है, तो यहाँ पर क्या श्रमजीवी शब्द का विलोम है, परिश्रमजीवी है, अश्रमजीवी है, परजीवी या फिर जीवी। तो श्रमजीवी का क्या हो जाएगा, परजीवी होता है विलोम, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वहाँ पर मैं आपके डाउट जो है सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।